हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 टू 12 तक हिस्ट्री जो है पूरी तरह से कवर किया गया है। आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, अध्याय 14। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य का जो पतन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश, प्रशासन पद्धति, सामाजिक गतिविधि, भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद गुप्त कालीन प्रमुख मंदिर के बारे में, गुप्त काल भारत का जो स्वर्ण युग है कैसे था इसके बारे में, साहित्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का जो है प्रादुर्भाव हुआ, उसका जन्म हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज क्षेत्रों पर जो स्थापित किया। यह गुप्त साम्राज्य था। यह कौन सा साम्राज्य था? गुप्त साम्राज्य था। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। सबसे पहले श्री गुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका समय है 240 से 280 ईस्वी। देखिए, प्रभावती गुप्ता के पुनः स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। किस रूप में? आदि राज, याद रखिएगा। देखिए, लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। इसका शासन 280 ईस्वी तक रहा। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। एतसिंह के अनुसार अगर बात करें तो श्री गुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे। इसके बाद घटोत्कच गुप्त, इनका समय है 280 से 319 ईस्वी। लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपनी उत्तराधिकारी बनाया। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। ठीक है, घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, इनका जो समय है 319 से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ। श्रीगुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि उसने 319 से 320 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के स्मृति में गुप्त संवत चलाया था। कब? उसने 319 से 20 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के स्मृति में याद में गुप्त संवत चलाया था, याद रखिएगा। गुप्त शासकों की जो प्रमुख उपाधियां थी, याद रखिएगा। श्रीगुप्त की जो उपाधि थी आदिराज महाराज की, घटोत्कच का जो उपाधि था महाराज का, चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण किया था, और समुद्रगुप्त का जो उपाधि था पराक्रमांक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बताइए, किस उपाधि को धारण किया था? विक्रमादित्य और विक्रमांक। इसके बाद कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य के उपाधि को जो है ग्रहण किया था, और स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और शक्रोपम। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गुप्त साम्राज्य का जो सिनॉप्सिस है, आप देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य जो है किस तरह से, मतलब कि इसने अपना शासन को चलाया। गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। ठीक है, श्रीगुप्त दोनों, देखिए, श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ये दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच जो गुप्त थे, ये दोनों जो थे पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। इसके बाद
चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त संवत जो है इन्होंने प्रारंभ की थी 319 ईस्वी में। और इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त, उपाधि इनका जो है याद रखिएगा प्रक्रमांक श्री विक्रम, और उपनाम इनका जो था भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका उपाधि था विक्रमादित्य। ये गुप्त काल का इनका जो समय था ये गुप्त काल का स्वर्ण युग था। चीनी यात्री फाह्यान का आगमन होता है इन्हीं के समय में। इसके बाद आते हैं कुमार गुप्त प्रथम, इनकी उपाधि थी महेंद्रादित्य की। नालंदा विश्वविद्यालय के ये संस्थापक थे। तो प्रश्न पूछा जाता है और यह भी पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाह्यान का आगमन किनके शासन काल में हुआ था। दोनों बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, इनकी उपाधि क्रमादित्य की थी। ये देखिए इनके समय में हूणों का आक्रमण हुआ। गुप्त वंश का ये अंतिम शासक थे। इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका समय है 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अत्यधिक जो है विस्तार किया। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया है। समुद्रगुप्त के द्वारा विजित क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। कितने समूहों में? 5 समूहों में। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब के वे शासक हैं जिन्हें पराजित कर उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए। और द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक हैं, जैसे नेपाल, असम, बंगाल आदि के शासक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो तृतीय समूह में वे आट्विक राज्य यानी जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य थे जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। चतुर्थ समूह में वे, याद रखिएगा, चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक हैं जिन्हें पराजित कर छोड़ दिया गया। समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा जहां इसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता जो है स्वीकार कराई। 5वें समूह में शकों और कुषाणों के नाम हैं जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे और ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर दिया, उनके पद से हटा दिया और सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया। एक चीनी स्रोत के अनुसार अगर बात करें तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था। ठीक है। इलाहाबाद की प्रशस्ति, देखिए इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है प्रशंसात्मक अभिलेख से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र कहकर गौरव का जो है अनुभव करता था। तो समुद्रगुप्त जो है अपने को क्या कहता था? लिच्छवी दौहित्र। यह बात कहकर जो है अपने को गर्वान्वित महसूस करता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का समय आता है। इनका समय है 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्न, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के जो रत्न है, रत्न याद रखिएगा, हरिसेन क्षेत्र है कवि, इनका जो क्षेत्र था ये कवि थे, कृति इनकी कविता थी। वरामिहिर इनका क्षेत्र जो था खगोल विज्ञान का था और इनकी कृति जो है बृहद संहिता। वर रुचि का व्याकरण और इनकी जो रचना है व्याकरण संस्कृत में। और धन्वंतरी इनका जो क्षेत्र था वो चिकित्सा का क्षेत्र था। इन्होंने आयुर्वेद यानी चिकित्सा पुस्तक जो है लिखा था। छपड़क जो है इनका क्षेत्र ज्योतिष विद्या का था। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र को लिखा। अमर सिंह इनका क्षेत्र शब्दकोश रचना था और अमर कोश यानी शब्दावली की रचना की। कालिदास नाटक और काव्य इनका क्षेत्र था और इन्होंने अभिज्ञान संकुतलम और मेघदूत को लिखा था। शंकु जो है इनका जो क्षेत्र था वास्तुकला का था और इन्होंने शिल्प शास्त्र को लिखा। और वेताल भट्ट जो है ये जादूगर थे और इन्होंने मंत्र शास्त्र को लिखा। याद रखिएगा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से फैला हुआ है। तो देखिए ये जो एरिया है ये वाला, ये
ठीक है, इधर इससे ऐसे जो है ये सभी जो एरिया है आप देख सकते हैं किस तरह से है। इसके बाद जो ये डार्क जो लाइन है इसको भी आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का जो प्लेस था, जो स्थान था, जैसे अहिछत्र, बिलसर, ध्रावस्ती, कनौज, कपिल वस्तु, अयोध्या, कुशीनगर, वैशाली, काशी, ये सभी नंदीवर्धन, ताप्ती, ये सभी जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और नदियां भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह जो है वकाटक शासक रुद्र किसे वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में यह शासन करता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन करता था। वकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा वहां के 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं सिल्वर क्वाइंस का सर्वप्रथम जो है प्रचलन करवाया था। रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पर क्वाइंस पर देवश्री लिखा हुआ है। मेहरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की जो है पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। चंद्रगुप्त के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। कब आया? 399 से 414 ईस्वी के बीच। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त जो है कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। इसके बाद कुमारगुप्त यानी महेंद्रादित्य जिसने उपाधि धारण की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम का जो है यहां से शासन स्टार्ट होता है 415 से 455 ईस्वी के बीच। और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी महेंद्रादित्य की। देखिए, उसकी मुद्राओं पर, किसकी? कुमारगुप्त प्रथम के मुद्राओं पर श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य आदि उपाधियां अंकित थी। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल वयोमशसी कहा गया है। तो उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त कुल वयोमशसी कहा गया है। शक्रादित्य को कुमारगुप्त की जो है उपाधि महेंद्रादित्य के समानार्थी माना गया है। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई। ठीक है, याद रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, प्रत्येक छात्र और छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। याद रखिएगा। और इस समय में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना मृद भंडार यानी राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त हुआ है, जिसमें 623 मुद्राएं मिली हैं। इनमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है। इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण जो है किया और इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त ने इन्हें पराजित करने के लिए जो है अपने योग्य पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में वह सफल हुआ। इसके बाद स्कंदगुप्त यानी जिन्होंने शक्रादित्य का उपाधि धारण किया था, इनका समय है 455 से 467 ईस्वी। तो स्कंदगुप्त का समय याद रखिएगा। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। ठीक है, जो स्कंदगुप्त था ये मतलब कि गुप्त वंश का
यह अंतिम प्रतापी शासक था। कहोम अभिलेख से विदित होता है, जानकारी मिलता है कि इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हूणों को पूर्वी हूण भी कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू कुश पार करके गंधार प्रदेश पर आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर भी अधिकार कर लिया। स्कंद गुप्त न केवल एक योग्य सैन्य संचालक था, बल्कि एक आदर्श प्रशासक भी था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया। इस लेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का जो वर्णन है। वेनस्यांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का जो है उल्लेख किया है, जिससे स्कंद गुप्त के द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंद गुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संपर्क को बनाए रखा और 466 ईस्वी में एक दूत चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजा। इसके बाद स्कंद गुप्त के जो उत्तराधिकारी हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो उत्तराधिकारी है पुरुगुप्त, समय है 467 से 476 ईस्वी। यह कुमार गुप्त प्रथम का पुत्र तथा स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः देखिए, स्कंद गुप्त संतानहीन था, उसके बाद सत्ता जो है पुरुगुप्त के हाथों में आ गई। भेतरी मुद्रा लेख में उनकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी तथा पत्नी का नाम चंद्र देवी मिलता है। चूंकि वह वृद्धावस्था में शासक हुआ, अतः उसका शासन अल्पकालीन रहा, कम समय के लिए रहा। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की अवंती जो है प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय का समय आता है। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो था कुमार गुप्त द्वितीय। सारनाथ से गुप्त संवत 154 यानी 473 ईस्वी का उल्लेख जो है उसका मतलब कि मिलता है, लेख मिलता है, जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। सारनाथ लेख में भूमि रक्षित कुमार गुप्त उत्कीर्ण मिलता है। इसके बाद बुध गुप्त गुप्त संवत 157 यानी 477 ईस्वी का उसका सारनाथ से लेख मिला है। यह उसके शासन काल की ज्ञात तिथि है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो दामोदरपुर ताम्रपत्र में उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है। बुधगुप्त ने 477 ईस्वी से 495 ईस्वी तक शासन किया था। स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों में बुधगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। स्वर्ण मुद्राओं पर बुधगुप्त को श्री विक्रम उपाधि से संबोधित किया गया है। बुधगुप्त बौद्ध मतानुयायी था। चीनी यात्री वेनस्यांग के विवरण से ज्ञात होता है, पता चलता है कि वह अंतिम गुप्त सम्राट था, जिसने हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तथा मालवा से लेकर बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। इसके बाद नरसिंह गुप्त, जिन्होंने बालादित्य की उपाधि धारण की थी, यह बुधगुप्त का छोटा भाई था। जो नरसिंह गुप्त था, बुधगुप्त का यह छोटा भाई था, जो उसके मृत्यु के बाद उसका शासक बना। भेतरी मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी मिलता है। परवर्ती गुप्त शासक जो थे, इनके बारे में देख लेते हैं। स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी जो हुए पुरुगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंह गुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भानुगुप्त, वैनगुप्त, कुमार गुप्त तृतीय और लास्ट विष्णुगुप्त। देखिए, हूण नरेश मिहिर कुल, जो हूण नरेश मिहिर कुल थे, ये बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। मिहिर कुल बड़ा क्रूर यानी क्रोधित मतलब कि अग्रेसिव भावना का था और अत्याचारी था। वेनस्यांग के विवरण से यह ज्ञात हो जाता है कि उसने मगध के शासक बालादित्य पर जो है आक्रमण किया था, किंतु पराजित हुआ और वह बंदी बना लिया गया। बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। नरसिंह गुप्त बौद्ध मतानुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की जो है शिष्यता ग्रहण की थी। किसकी? वसुबंधु की। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। क्या कहा गया है? परम भागवत। इसके बाद भानुगुप्त। देखिए, भानुगुप्त का एरण से एक प्रशस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। यह 510 ईस्वी का है। इस लेख में उसके मित्र गोपराज का उल्लेख है, जिसकी हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त के ओर से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी
और उसकी पत्नी अग्नि में जलकर सती यानी सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहीं से मिलता है। तो याद रखिएगा, बुधगुप्त के बाद पूर्वी मालवा में जो हुण सत्ता स्थापित हुई थी उसी का अंत करने के लिए भानुगुप्त ने यह युद्ध किया और इसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। इसके बाद वैन्यगुप्त, इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो है गुणैधर। गुणैधर बांग्लादेश के कोमिला में स्थित है। इसका ताम्रपत्र, ठीक है, जो गुप्त संवत 188 यानी 507 ईस्वी का है। गुणैधर ताम्रपत्र में उसके दो प्रांतीय शासकों कौन कौन, विजयसेन, रुद्रदत्त, इनके नाम मिलते हैं तथा इसमें बौद्ध विहार के लिए कुछ भूमिदान दिए जाने का भी वर्णन है। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कुमार गुप्त द्वितीय, तृतीय, कुमार गुप्त तृतीय। नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त तृतीय मगध का शासक बना। भित्री एवं नालंदा मुद्रा लेख में उसकी माता का नाम महादेवी मित्र देवी मिलता है। दामोदरपुर के 5वें ताम्रपत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है जिसकी उपाधियां परम दैवत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज मिलती है। इसके नाम याद रखिएगा, उसके नाम का केवल प्रथम अक्षर जो है कु प्राप्त है, अतः इस शासक को कुमार गुप्त तृतीय ही मानना चाहिए। इस लेख की तिथि गुप्त संवत 224 यानी 543 ईस्वी है। नेक्स्ट है विष्णुगुप्त। देखिए, कुमार गुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है जो संभवतः उसका पुत्र था, जो 550 ईस्वी तक राज करता रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद देखिए गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजवंश जो पहला है वह काटक राजवंश, स्थापना 255 ईस्वी से, ठीक है, 255 ईस्वी, और संस्थापक था विंध्य शक्ति और राजधानी या शासित क्षेत्र जो था पुरिका प्रवरपुर महाराष्ट्र और कोंकण और विदर्भ क्षेत्र। इसके बाद 330 ईस्वी में सर्वसेन संस्थापक था। वत्सगुलम आधुनिक वसीम अकोला महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र। नाग राजवंश का जो स्थापना हुआ था 305 ईस्वी में, भवनाग संस्थापक था। पद्मावती यानी आधुनिक पदम पवाया ग्वालियर मध्य प्रदेश इसका राजधानी या शासित क्षेत्र था। इसके बाद त्रैकुटक राजवंश संस्थापक जो था संस्थापक था इंद्रदत्त और स्थापना हुआ था 415 ईस्वी में और राजधानी अनिरुद्धपुर नासिक महाराष्ट्र। हुण राजवंश का जो स्थापना हुआ था 500 ईस्वी में, संस्थापक था तुरमाड़ और पंजाब क्षेत्र इसका राजधानी या शासित क्षेत्र था। सालंकायन राजवंश का जो स्थापना हुआ था 300 ईस्वी में और संस्थापक था देववर्मन और वेंगी में, याद रखिएगा, पेडुवेगी गोदावरी जिला महाराष्ट्र इसका जो है राजधानी या शासित क्षेत्र था। विष्णु कुंडिन राजवंश, देखिए इसका स्थापना 475 ईस्वी में, संस्थापक विक्रमेंद्र फर्स्ट था। विष्णु कुंडिन यानी कृष्णा और आंध्र प्रदेश इसका शासित क्षेत्र था। माथु राजवंश 325 ईस्वी में अच्युत संस्थापक थे। अक्षत्र यानी बरेली जिला उत्तर प्रदेश इसका राजधानी या शासित क्षेत्र था। 350 ईस्वी में शंकर वर्मन इसके संस्थापक थे और पिष्टपुर इसका शासित या राजधानी था। कलिंग उड़ीसा और कलिंग क्षेत्र। गुप्त साम्राज्य का जो पतन है किस तरह से हुआ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त ने हुणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया। हुण घुड़सवारी में कुशल थे। जो हुण लोग थे वो घुड़सवारी में कुशल थे तथा संभवतः धातु के बने रकाबों का ये इस्तेमाल करते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद 485 ईस्वी में आकर हुणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को जो अपने अधिकार में कर लिया था। 6ठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही सीमित हो गया था। मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए। सामंत राजाओं ने भी गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। इसके बाद ये गुप्त सम्राटों की ओर से
उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्ष यानी गवर्नर ने और समतट यानी दक्षिण पूर्व बंगाल के उनके सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना जो है आरंभ कर दिया, यानी स्वतंत्र बनाकर अपने को रखने लगे। विदेशी व्यापार के ह्रास से गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हो गई, जिसके कारण रेशम बुनकरों की एक श्रेणी यानी व्यवसायिक संघ जो था 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई तथा वहां उन बुनकरों ने अन्य पेशे को अपना लिया। गुप्त सम्राटों का शासन 6वीं सदी के मध्य तक समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्य मित्रों और हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्ण मिलता है। हूणों का प्रथम जो है भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ, जिसमें वे स्कंद गुप्त से पराजित हुए थे। इसके बाद प्रशासन पद्धति है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो प्रशासन पद्धति है अगर बात किया जाए तो गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि उपाधियों को जो है धारण किया या ग्रहण किया। गुप्त शासकों की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई है। राजपद वंशानुगत था, यानी वंश परंपरागत था। जैसे पिता के बाद उसके पुत्र के बाद उसके पुत्र, इस तरह से वंशानुगत था। परंतु राजसत्ता जो था वो ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित था। राजस्व शब्दावली जो है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले राजस्व शब्दावली के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो भाग था राजा को दिए जाने वाला उपज का ये 6ठा भाग होता था। तो भाग का मतलब क्या था? जो राजा था उसको दिए जाने वाला उपज का 6ठा भाग को भाग कहा जाता था, और राजा को फल और सब्जियों के रूप में दिए जाने वाला कर इसे भोग कहा जाता था। अस्थायी कृषकों से लिए जाने वाले कर को उपरी कहा जाता था। उपरी भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण कहलाता था। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला पदाधिकारी न्यायाधिकरणिक कहलाता था। भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी था ये महाखपटलिक कहलाता था, और अस्थायी कृषकों से लिए जाने वाला कर उद्रंग कहलाता था। भूमि क्रय विक्रय से संबंधित जो अधिकारी थे इन्हें अयुक्तक व विनियुक्तक कहा जाता था। सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर को शुल्क, और हल पर लगने वाले जो कर थे इसको हलदंड कहा जाता था। देखिए, गुप्त काल में गांव का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया। जो गुप्त काल था इस समय जो गांव का मुखिया था वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठन की अच्छी साझेदारी रहती थी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, राजा जो था अस्थायी सेना रखता था। सामंतों के द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, परंतु वाणिज्य करों की संख्या कम हो गई थी। राज के द्वारा उपज को चौथे भाग से लेकर 6ठे भाग तक जो कर के रूप में लिया जाता था। मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार यानी निःशुल्क श्रम कराया जाता था, जो विष्टि कहलाता था। गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून यानी व्यवहार विधि और दंड विधि स्पष्ट जो है परिभाषित और पृथक हुए। चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून के अंतर्गत तथा संपत्ति संबंधी विविध विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। तो दीवानी कानून के अंतर्गत चोरी, व्यभिचार, फौजदारी कानून के अंतर्गत संपत्ति संबंधी विवाद ये दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण और पुरोहितों की सहायता से करता था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। तो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े जो अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे? कुमारामात्य, जिन्हें राजा अपने प्रांत में नियुक्त करता था। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति को चलाई थी। गुप्तकालीन प्रशासनिक जो इकाई है इसको याद रखिएगा। जो देश है प्रशासनिक इकाई, इसके अधिकारी गोरना यानी गोप्त्री या गोरना कहलाते थे। ऊपरी जो अधिकारी होते थे इनकी जो प्रशासनिक इकाई था भुक्ति था। विषय पेटपति पेट और ग्रामपति या महतर जो थे इनका प्रशासनिक जो इकाई था वो ग्राम था। राज्य जो था कई
भुक्तियों यानी प्रांतों में विभाजित था तथा प्रत्येक भुक्ति एक एक उपरिक के शासन में रहती थी। उपरिक देखिए, भुक्तियां अनेक विषयों यानी जिला में विभाजित विभाजित थी, जिसमें प्रत्येक विषय का प्रभारी विषयपति होता था। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को वीथियों में बांटा गया था तथा वीथियां ग्रामों में विभाजित थी। शिल्पियों और वणिकों के अपने अपने जो थे अलग अलग संगठन यानी श्रेणियां थे। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी प्रमुख श्रेणी थी। गुप्तकालीन जो अधिकारी थे इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था इसे महासेनापति कहा जाता था। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रधान अधिकारी को रण भंडागारी कहा जाता था। युद्ध व शांति का जो प्रधान था इन्हें महासंधि विग्राहक कहा जाता था। राजकीय कोष का जो प्रधान थे इनको महाभंडागाराधिकृत कहा जाता था। अभिलेख विभाग का जो प्रधान था इन्हें महाअष्टपटली कहा जाता था। केंद्रीय सचिवालय के प्रधान को सर्वाध्यक्ष, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी को महाप्रतिहार, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का जो प्रधान था इन्हें ध्रुवाधिकरण, दान विभाग का जो प्रधान था इन्हें अग्रहारिक, सेना का सेनापति जो था सर्वोच्च जो अधिकारी होता था इन्हें महाबलाधिकृत। ठीक है, इसके बाद न्यायाधीश को महादंडनायक। ठीक है, युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित यानी युद्ध मंत्री को संधि विग्रहिक। पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी था इन्हें दंडपाशिक और शिक्षा अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में तेलियों की अपनी अलग श्रेणियां थी। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले देखती थी तथा श्रेणी के नियम कानून व परंपरा का उल्लंघन करने वाले को दंड दे सकती थी। गुप्त काल में पुरोहितों व प्रशासकों को क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी जाती थी, जिससे सामंत तंत्र को बल मिला। भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ दक्कन में सातवाहनों ने किया तथा गुप्त काल में विशेषकर मध्य प्रदेश में यह सामान्य परिपाटी बन गई। पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी, जिसे ग्राम को दे दिया जाता था। उनमें राजा के अधिकारी और अमलों को प्रवेश करने का हक नहीं रहता था। स्वर्ण मुद्रा की बहुतायता से पता चलता है कि उच्च अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी चलती रही। गुप्तकालीन व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के विवरण से मिलती है। वह बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पड़ा था तथा धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे एवं उसके लिए वे दान देते थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई है। तो स्वर्ण मुद्राएं जो है इन्हें दिनार कही गई है। इन पर गुप्त शासकों के जो है स्पष्ट चित्र हैं। देखिए, सोड़ांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं। देखिए, गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जो है निर्गमित किए, चालू किए। ठीक है, कुषाणों के विपरीत गुप्तकालीन तांबे के सिक्के बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। 550 ईस्वी के आसपास अगर बात करें तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला को सीख लिया, जिससे भारत के निर्यात व्यापार पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। 6ठी सदी के मध्य तक आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कमजोर पड़ गई थी। ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय किसानों के हितों के विपरीत था। मध्य और पश्चिमी भारत के किसानों से बिगाड़ लिया जाने लगा। इसके बाद सामाजिक जो गतिविधि है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलता रहा और इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। वर्ण जातियों उपजातियों में बढ़ गए। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब इन्हें रामायण महाभारत और पुराण जो है सुनने का जो है अधिकार मिल गया। साथ ही कुछ गृह संस्कारों जैसे घरेलू अनुष्ठानों का इन्हें अधिकार दे दिया गया। 7वीं सदी से इनकी पहचान मुख्यतः जो है कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल ऊपर के 3 वर्णों के लिए सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूप में होता था। और इस काल में अगर बात करें तो अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चंडालों की संख्या में। फाहियान ने लिखा है कि चंडाल गांव के बाहर बसते थे, गांव के बाहर रहते थे। ठीक है, और मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते तो उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि चंडालों के स्पर्श से सड़क जो है अपवित्र हो जाती है।
गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। पर्दा प्रथा, जो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा का प्रचलन तीव्रता से दृष्टिगोचर होने लगा था। स्त्रियों की स्थिति पहले से दयनीय हो गई। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे और यहां तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। पति के मृत्यु पर पत्नी का पति के चिता में सती करने का पहला जो अभिलेखीय उदाहरण है वह गुप्त काल में मिलता है। तो सती प्रथा का शुरुआत यहां पे जो है देखने को मिलता है। अगर बात करें तो देखिए, स्मृतियों में यह कहा गया है कि विवाह के समय वधु को भेंट के रूप में मां बाप के द्वारा दिए गए भूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि समान स्त्री धन होते हैं। 6ठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती है तथा गिरवी रख सकती है। देखिए, कात्यायन के अनुसार अगर बात करें तो भूमि में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था। बौद्ध धर्म की जो अवस्था है इसके बारे में देख लेते हैं। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया। जो राजा से जो मतलब कि सहायता मिलता था वो राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया। यानी इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था वह गुप्त काल में नहीं रहा। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की जो है स्थापना करवाई थी। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसका उद्भव जो है मौर्योत्तर काल में हुआ। वैदिक काल में विष्णु गौण देवता थे, ठीक है। ईसा पूर्व 2री सदी में आकर वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गए और नारायण विष्णु कहलाने लगे। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे, वो भागवत कहलाते थे और उसके उपासक भी भागवत कहलाते थे। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए तब दोनों के उपासक भी धर्म की एक ही छत्र छाया में जो है मतलब कि आ गए। जब विष्णु और नारायण जो एक ही हो गए तो दोनों के उपासक जो थे, विष्णु और जो नारायण के उपासक थे, वो एक ही धर्म के छत्र छाया में जो है आ गए। और विष्णु का संबंध जो है पश्चिमी भारत के निवासी, याद रखिए, वृषणी कुल के एक पौराणिक महापुरुष से जुड़ गया जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। भागवत संप्रदाय के मुख्य जो तत्व है भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ प्रेममय निष्ठा निवेदन है, यानी प्रेम से निष्ठा से निवेदन करना, आग्रह करना। अहिंसा यानी किसी जीव का वध नहीं करना। यह नया धर्म परम उदार था। सहजता से इसने विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कृष्ण जो थे, इन्होंने भागवत गीता में, जो भगवत गीता, इसमें घोषणा की कि जन्मतः अपवित्र स्त्री, वैश्य और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म के तुलना में भागवत वैष्णव अधिक प्रभावी हो गया। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास में विष्णु के 10 अवतारों के चक्रों को प्रतिपादित किया। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार अगर बात करें तो जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उससे रक्षा करते हैं। 6ठी सदी तक आते आते विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव में होने लगी थी, ठीक है। तो देखिए किस तरह से जो है इनका विस्तार होता है। देखिए, गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के उपासक हुए जो संहार और प्रलय के देवता हैं। शिव क्या थे? संहार और प्रलय के देवता। लेकिन शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ। गुप्त शासक, जो गुप्त शासन था, इनकी आरंभिक अवस्था में शिव इतने महत्वपूर्ण नहीं लगते जितने कि विष्णु थे। गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर है इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। एरण का जो विष्णु मंदिर है वो कहां पर है? एरण, सागर जिला, मध्य प्रदेश में। भूमरा का जो शिव मंदिर है, भूमरा सतना जिला, मध्य प्रदेश में। सांची का जो मंदिर है सांची में है, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। पिपरिया का जो विष्णु मंदिर है यह पिपरिया, सतना जिला, मध्य प्रदेश में है। तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार, पन्ना, मध्य प्रदेश। नागोद का शिव मंदिर, नागोद, सतना जिला, मध्य प्रदेश में। मुकुंद दरा का मंदिर जो है मुकुंद दरा, कोटा जिला, राजस्थान में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, भीतरगांव में, कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है ये सिरपुर, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ में। मणिनाग का मंदिर, राजगीर, नालंदा जिला, बिहार में।
खोह का शिव मंदिर खोह सतना जिला मध्य प्रदेश में, मढ़ी का मंदिर मढ़ी जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ झांसी जो है ये उत्तर प्रदेश में। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। गुप्त वंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति जो है सहनशीलता का मार्ग अपनाया। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के संपोषक थे। देखिए, समुद्रगुप्त को अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त का दरबार नवरत्न यानी 9 बड़े बड़े विद्वानों से अलंकृत था। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में प्राप्त हुई। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर व आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। गुप्तकालीन अजंता की चित्रावली बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इन चित्रों में गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक अजंता चित्रकला के संरक्षक नहीं थे। जो गुप्त शासक थे वो अजंता चित्रकला के संरक्षक नहीं थे। चूंकि गुप्त वंश के शासक हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसीलिए पहली बार हम गुप्त काल में विष्णु, शिव एवं अन्य हिंदू देवताओं की जो प्रतिमा पाते हैं। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। जो वास्तुकला था इसमें गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ के ईंट मंदिर जो है उल्लेखनीय है। नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना और इसकी सबसे पहले की संरचना जो ईंटों की है वो गुप्त काल में बनी है। तो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग आप देख सकते हैं कैसे। तो पहला जो साहित्य है, पहला जो स्वर्ण युग कहने का जो तात्पर्य है साहित्य, इस समय जो है कालिदास यानी भारत का, जिन्हें शेक्सपियर के द्वारा जो है अभिज्ञान संकुतलम में दुष्यंत और शकुंतला का जो है प्रेम कहानी वर्णित है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। सती प्रथा का जो है इसमें उल्लेख है। गुप्त काल के एरण अभिलेख में वर्षा की माता यशोमती के सती का प्रमाण मिलता है। केंद्रीय शासन, सर्वोच्च अधिकारी जो राजा होता था, तो केंद्रीय शासन था, गणित था, शून्य का विकास इसी समय में हुआ गुप्त काल में। चिकित्सा जो है धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में देखें तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय पुस्तक में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती रहती है, यह बात कही। भवन निर्माण में अगर देखें तो मंदिरों और स्तूपों का इस समय ज्यादा निर्माण हुआ। साहित्य के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, साहित्य के बारे में अगर बात करें तो शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी के खिलौना, जो शूद्रक का लिखा नाटक है मृच्छकटिकम, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। या माटी के खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। कालिदास का अभिज्ञान संकुतलम विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों में से एक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा जो है चित्रित है, जिनका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा हुआ। भरत प्रसिद्ध। अभिज्ञान संकुतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है कि ये सभी नाटक सुखांत हैं। इनमें दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता, यानी दुख का नाटक नहीं है। निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। 2 महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी तक पूर्ण हो चुके थे। भागवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। इसमें शिक्षा दी गई है कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य निर्धारित है उसे उसका पालन किसी भी स्थिति में एवं बात करें तो देखिए किसी प्रतिफल की कामना किए बिना, यानी फल की कामना किए बिना करना चाहिए। इसके अंतिम संकलन का संपादन गुप्त काल में हुआ था और इस काल में बहुत सी स्मृतियां लिखी गई हैं जिनमें सामाजिक और धार्मिक नियम कानून संकलित किए गए हैं। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। अमरकोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा के एक नवरत्न अमर सिंह ने किया था। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को इस शब्दकोश का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता था। इस काल में जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ जो पुरानी सरल संस्कृत साहित्य की शैली से भिन्न थी।
कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते हैं। संस्कृत निसंदेह गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी। इस काल में रचित धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं पाई जाती है। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। याद रखिएगा, असंग ने योगाचार, भूमि शास्त्र, प्रकरण, आर्यवाचा, महायान, सूत्रालंकार, वज्र छेदिका टीका, महायान संपरिग्रह और महायान धर्म संगीत शास्त्र आदि ग्रंथ लिखे। तो महायानाधि धर्म संगीत शास्त्र आदि जो ग्रंथ लिखे, इसको याद रखिएगा। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धि मग लिखा है। जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्यायावतार जो है सबसे प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, गुप्त कालीन नाटक और नाटककार जो है, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसने लिखा? कालिदास। ये किसके नाटक थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नाटक का जो विषय था दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर यह आधारित था। कालिदास के द्वारा दूसरा जो नाटक लिखा गया वह है मालविका अग्निमित्र, और इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा पर जो है, मतलब ये आधारित है। मालविका अग्निमित्र नाम से स्पष्ट हो जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम से भी दुष्यंत और शकुंतला का जो है नाम जो है स्पष्ट हो जाता है। कालिदास का जो तीसरा मतलब कि नाटक था वो था विक्रमोर्वशीयम। सम्राट पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा पर जो है यह आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का जो है वर्णन किया गया है। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है, और इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण और जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर एवं धूर्तदास का वर्णन है। याद रखिएगा। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है। किसके द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त के द्वारा सकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। भास के द्वारा चारुदत्तम लिखा गया है, और इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। नेक्स्ट जो भास के द्वारा नाटक लिखा गया है, याद रखिएगा, प्रतिज्ञा योगंध राणयम। इसमें महाराज उदयन के द्वारा योगंध राणयम की सहायता से वासवदत्ता को उज्जैनी से लेकर जाने का वर्णन है। भास के द्वारा जो नेक्स्ट नाटक लिखा गया है नाम है स्वप्न वासवदत्तम। इसमें महाराज उदयन व वासवदत्ता की प्रेम कथा का जो है वर्णन किया गया है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बात करें तो हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति, वासुल के द्वारा मंदसौर के शासक यशोवर्मन के सम्मान में मंदसौर प्रशस्ति प्रसिद्ध है। गुप्त काल में अनेक स्मृतियों व सूत्रों पर जो है भाष्य लिखे गए। अनेक पुराणों और रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना हुई। यहाँ पे जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, यानी रचना और रचनाकार का नाम याद रखना है। तो कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्र लिखा गया है। कालिदास के द्वारा जो है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, ठीक है। इसके बाद रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, ये सभी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। याद रखिएगा। विशाख दत्त के द्वारा जो रचना है, जो लिखा गया है, वह देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। डंडिन के द्वारा जो है 10 कुमार चरित्र लिखा गया है, और काव्य दर्शन भी डंडिन के द्वारा ही लिखा गया है। सिद्धसेन के द्वारा नया अवतार लिखा गया है। भास के द्वारा 2 रचनाएं लिखी गई हैं, स्वप्न वासवदत्ता और चारुदत्तम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र,
यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा। विशुद्धि मग बुद्ध घोष के द्वारा। योगाचार असंग के द्वारा। उरुभंग भास के द्वारा। कृता अर्जुनियम भारवी के द्वारा लिखा गया है। अमर कोश अमर सिंह के द्वारा, ठीक है। रावण वध वत्स भट्टी के द्वारा। चंद्र व्याकरण चंद्र गोविंद के द्वारा। बृहद संहिता वरामिहिर के द्वारा लिखा गया है। पंच सिद्धांतिका वरामिहिर के द्वारा ही लिखा गया है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा और शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छकटिकम लिखा गया है। तो यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो रचना और रचनाकार का नाम याद रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अगर डिस्कस करें तो गणित के क्षेत्र में गुप्त काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इसके रचयिता आर्यभट्ट जो थे ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ और ज्योतिषी माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में यह प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है तथा इसी के कारण ग्रहण लगता है। वरामिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता बृहजातक और लघु जातक की रचना की। पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें जो है लिखी गई है। फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने सरावली की रचना की है, ठीक है। नागा अर्जुन रसायन व धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया और बताया कि सोना चांदी व खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है, ठीक है। पारा का आविष्कार इसी समय हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। देखिए शल्य चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागा अर्जुन इन्हीं की परंपरा के विद्वान हुए। इलाहाबाद जिले में मिले 488 ईस्वी के एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था और इसी समय खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांत का जो है किसका रोमक सिद्धांत का जो पुस्तक था इसकी रचना की गई। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को जो है शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। और यानी कि गुप्त काल के समय शून्य के सिद्धांत और दशमलव प्रणाली जो है इसका विकास हुआ और इनको ये श्रेय दिया जाता है। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना कौशल लौह और कांस्य कृतियों में दिखाया है। धातु के विषय में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। लोहे की वस्तुओं में सबसे अच्छा उदाहरण लौह स्तंभ है जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ था। तब से 1600 वर्षों के पश्चात भी इसमें जंग यानी रस्ट स्पर्श नहीं कर पाया है, जंग नहीं लग पाया है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। थर्ड जो क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रेमी प्रति जो है प्रेम दर्शाते हैं? तो किस शासक के जो सिक्के हैं संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाता है? बहुत ही आसान है, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसे भी कमेंट करके बताइएगा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। रुपयक इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? लास्ट में इसी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा जो मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ है किसने स्थापित किया? तो गुप्त लोगों ने। सूची 1 सूची 2 को आपको जो है मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है इसका संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो संबंध है वह है आपका समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख जो है इसका संबंध जो है आपका स्कंदगुप्त से। और मंदसौर लेख जो है बंधु वर्मन से। इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हर्ष और उसका जो साम्राज्य है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।